हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ इजी। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये एक टाइप होता है, ठीक है ना। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर जो भी इंक्वायरी हैं, जैसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है, या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिट करता है कब नहीं, ठीक है ना। और अगर सॉल्यूशन एग्जिट करता है तो वो यूनिक या फिर इनफाइनाइट कब होता है, ठीक है ना। तो वे सब क्वेश्चनों के आंसर हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वे सभी क्वेश्चनों के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो मोस्टली क्या है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उन सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन हम लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, फिर हम उसके सारे कॉन्सेप्टों को देखेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। ओके, देखो मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, उससे सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी। और इन जनरल फॉर्म तो हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या होती है। यहाँ मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है ना, वही आपके एग्जाम में पूछी जाती है। देखो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है लाइक 2x + y + z = 2, 3x + y - z = 4, x + 2y + 5z = 3, ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 3, x, y, z। ये हमारे क्या कहलाते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगा या नहीं, ये डिपेंड करता है इसकी राइट हैंड साइड में लिखी हुई वैल्यूज़ पर, ठीक है ना। अगर ये सारी वैल्यूएं, ठीक है ना, 0 नहीं होती हैं एक साथ, तो ये सिस्टम क्या हो जाता है? नॉन होमोजीनियस हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर राइट हैंड साइड में लिखी हुई वैल्यूओं में एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर तो तीनों ही 2, 4, 3 क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो ये हमारा क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है ना। तो दिस इज द नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ओके, ठीक है ना। अगर सपोज करूं मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है ना, तब भी ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ओके, मैंने बताया था ना, अगर एटलीस्ट एक वैल्यू भी राइट हैंड साइड में कोई सी भी नॉन ज़ीरो हो जाती है, तब भी ये क्या रहेगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। और अगर हम ये इसको भी 0 कर देते हैं तो इस केस में भी ये क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसे भी 0 कर देता हूँ तो इस केस में ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इससे अलग कोई भी केस बनता है, 0, 0, 0 से अलग कोई भी केस बनता है, तो वो किसका बनेगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम का, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम रैंडमली कोई वैल्यू लिख देते हैं 2, 4, 3, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ओके, अब ये तो हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन डिपेंड करता है एक मैट्रिक्स की रैंक पर, ठीक है ना। तो वो मैट्रिक्स बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद और एक मैट्रिक्स बनाया जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो वो कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशन कैसे एग्जिट करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपको बनाना होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। बस आपको मैट्रिक्स बनाने होते हैं, 2 मैट्रिक्स, उनकी रैंक फाइंड करनी होती है, और उससे हम सारे कुछ एनालिसिस कर लेते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं। तो ये बनता क्या है? जैसे कि कोफिशिएंट नाम है इसका, ठीक है ना। यानी आपको जो वेरिएबल होते हैं उनके कोफिशिएंटों को उठाना है रो वाइज, और लाके यहाँ पर रो वाइज लगा देना है इस मैट्रिक्स में। तो यही मैट्रिक्स क्या हो जाता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ वाई का मल्टीपल क्या है? 1, यहाँ पर z का 1, ठीक है ना। यहाँ पर फिर ये वाली रो क्लोज हो जाती है, फिर यहाँ से ये वाली लेंगे, ठीक है ना। 3 केवल वेरिएबल तक लेना है, ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड से नहीं लेना है। 3, 1, -1, ये 1, 2, 5,
ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स ये हमारे लिए ज़रूरी होता है जब हम सॉल्यूशन चेक करते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम का एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। एक और मैट्रिक्स हमें बनाना होता है, उसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सब बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही बनते हैं, ठीक है ना, बाहर से आपको कोई चीज़ लानी नहीं पड़ती। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बनता कैसे है, देखो मैट्रिक्स ए लिया जाता है, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया जाता है कंप्लीट, और इसमें एक कॉलम और ऐड किया जाता है, कॉलम ये वाला, ठीक है ना। राइट हैंड साइड जो होती है इक्वेशनों की, इसको हम एज ए कॉलम यूज़ कर देते हैं बस इसमें, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कैसे बनेगा, देखो मैंने कहा है मैट्रिक्स ए कंप्लीट लिखना है आपको, तो मैट्रिक्स ए ये रहा 2 1 1 3 1 -1 1 2 5, ठीक है ना। तो ये तो मैट्रिक्स ए हो गया हमारा कोफिशिएंट। बस इसमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है, बस वो कौन सा कॉलम होता है, ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इस राइट हैंड साइड को एज ए दिस यहाँ पर लाकर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा 2, फिर यहाँ लिखा जाएगा 4, यहाँ लिखा जाएगा 3, ठीक है ना। अगर और भी होते तो और भी हम नीचे को जाते, ठीक है ना। अब इतनी है फिलहाल, तो इतना ही रहने देते हैं। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वे सारा एनालिसिस किससे मालूम पड़ता है हमें, मैट्रिक्स ए की रैंक से और मैट्रिक्स सी की रैंक से। इन दोनों की रैंक फाइंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशनों के बारे में बता देते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे बताते हैं, यानी कब सॉल्यूशन एग्जिट करेगा कब नहीं, ठीक है ना। तो वो सारा एनालिसिस हम देखते हैं आगे। मैंने एक चार्ट पर आपको वेरी इजी वे में सब नोट किया हुआ है, ठीक है ना। तो उस चार्ट को देखते हैं। तो देखते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिट करेगा कब नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या मेथड होता है, यानी क्या आपको फाइंड करना होता है, ठीक है ना। तो वे सारी चीज़ें मैंने आपको एक चार्ट पर नोट की हुई हैं, तो वो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखो आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया होगा Ax = b, ये मैंने आपको मैट्रिक्स फॉर्म लिख के दिए, b ≠ 0 होगा, ठीक है ना। वे आप देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको इसका सिस्टम का सॉल्यूशन देखना है एग्जिट करेगा या नहीं करेगा या फिर कैसा सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑगमेंटेड, आप सिस्टम देखते ही क्या बनाओगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो सी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं आप जानते हो, ए मैट्रिक्स और बी, ठीक है ना। एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए ले लेते हैं और बी को कॉलम वाइज ऐसे ही ऐड कर देते हैं उसमें, तो ये मैट्रिक्स ए बन जाता है, ठीक है ना। तो सी की ज़रूरत होती है और आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो इन दोनों के माध्यम से ही आप सारा सिस्टम का सॉल्यूशन बता सकते हो। तो कैसे, देखो क्या करना है आपको कि रैंक ऑफ सी फाइंड करनी है, आपको फाइंड कर सकते हो आसानी से। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करनी होती है, ठीक है ना। दोनों मैट्रिक्स की रैंक आप इचेलॉन फॉर्म से फाइंड कर सकते हो, वो हमने सीख लिया है प्रीवियस लेक्चर में कि रैंक को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने बताया भी था कि इसका मेनली यूज होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ओके। तो आप रैंक फाइंड कर लोगे। अब यही आपको बता देंगी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिट करेगा कब नहीं। कैसे, देखो सबसे पहले जब आप रैंक फाइंड करोगे, यदि रैंक ऑफ सी, ओके, ये वाला मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ ए यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है, ठीक है ना, उस केस में हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन एग्जिट करेगा, यानी हमें अननोन की ऐसी वैल्यू, यानी x1 x2 जो भी अननोन थे उनकी वैल्यू हमें मिल जाएंगी कि जो हमारी इक्वेशन दी होंगी उनको वो सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है ना। कुल मिला के हमारा सॉल्यूशन एग्जिट करेगा। सॉल्यूशन एग्जिट करता है तो उस केस को बोलते हैं या उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट, नाम दिया गया है बस। सॉल्यूशन एग्जिट करना मतलब सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो दो नाम होते हैं, सॉल्यूशन एग्जिट करना या फिर उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कब होता है ये, रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए हो जाए, ओके। दूसरा ये हो सकता है कि दोनों की रैंक इक्वल ना हो, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए के, तो उस केस में बोलते हैं उस सिस्टम को इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन एग्जिट नहीं करेगा या फिर उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। कब,
जब रैंक ऑफ सी नॉट इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए के। ओके, तो जब सॉल्यूशन एग्जिट नहीं कर रहा है तो ये वाला मैटर तो यहीं क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो आगे हम एनालिसिस क्या करेंगे, लेकिन जब सॉल्यूशन एग्जिट करता है तो इसको आगे हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना, वो हम देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको रैंक की कॉन्सेप्ट लगता है, रैंक आप फाइंड कर लोगे, बस उसमें देखना है यदि रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो जाती है, एन के। एन का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, जो आपके सिस्टम में नंबर ऑफ वेरिएबल हैं, यदि दोनों मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल हो जाती है तो उस केस में सॉल्यूशन हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यदि रैंक दोनों की तो इक्वल होगी क्योंकि सॉल्यूशन एग्जिट कर रहा है, लेकिन किसकी इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी एन की इक्वल नहीं है, तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिट करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा एनालिसिस है इसका नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन का, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ईजी है, बस इसमें क्या है, रैंक निकालनी होती है, सारा कुछ रैंक ही बता देती है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, ये सारा हमने इसकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी को हमने स्टडी कर लिया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फर्स्ट ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि एग्जामिन द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है ना। तो वो आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। कंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिट करेगा या फिर नहीं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और पीछे जो भी थ्योरी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, अगर उनमें आपको कुछ डाउट है या फिर कैसे हमको आगे प्रोसीड करना है तो वो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं हम आगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये है आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम, कैसे, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, नॉन जीरो। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें इसका सॉल्यूशन एग्जिट करेगा या फिर नहीं करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, मैट्रिक्स की रैंकों पर। दो मैट्रिक्स हमें लेने होते हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी, ठीक है ना। सबसे पहले बनाते हैं हम मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनता है, आप जानते हो कि इनके जो कोफिशिएंट होते हैं अननोन के, उनको रो वाइज पुट करके जो मैट्रिक्स बनता है उसी को हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर वाई का 1, जेड का 1, ठीक है ना। ये पुट नहीं करनी, केवल वेरिएबल वाली, क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है तो केवल वेरिएबल के कोफिशिएंटों का यूज़ करना है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड रो लिखेंगे, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ वाई का 2, यहाँ जेड का 3, ठीक है ना। थर्ड रो लिखेंगे एक्स का 1, वाई का 4, जेड का 7, ठीक है ना। अब हमारी इक्वेशन अब है नहीं तो हमारा बस इतना ही बनेगा, इसको हम बना देते हैं मैट्रिक्स। ये हो गया आपका मैट्रिक्स जिसका साइज़ क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। लेकिन हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए रहता है, उसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको और बना लेते हैं, ठीक है ना। आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर बी वेक्टर जो मैंने बताया था राइट हैंड साइड में, वो कितना है 6, 14 एंड 30, ठीक है ना। अब बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इसको आप इन शॉर्ट ए भी बोल देते हैं। बस सीधा सा क्या करना है, पहले तो आप अपने मैट्रिक्स ए को ही उतार दो एज दिस 1 2 3 1 4 7। ओके, अब इस कॉलम मैट्रिक्स को यहाँ पर कॉलम वाइज पुट कर दो तो बस बन गया मैट्रिक्स, यानी 6 14 और ये 30, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता बन गया। अब बस आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एग्जिट करेगा या नहीं करेगा, मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड कर लेते हैं, मैट्रिक्स सी की। अब आप सोचोगे क्या हमें अलग अलग रैंक फाइंड करनी है, इसको अलग इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको अलग नहीं, ठीक है ना। आप केवल इस सी मैट्रिक्स को इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इचेलन फॉर्म में तो मैट्रिक्स ए हमारा इसी के अंदर इंक्लूड है, ठीक है ना। तो जब हम पूरे मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे इचेलन फॉर्म में तो ए अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें अलग से मैट्रिक्स ए को लेकर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सी को कन्वर्ट कर लेना,
सी पूरा होगा और ए अपना इतना अलग निकाल लेना, बस दोनों की रैंक देख लेंगे और हम सॉल्यूशन को बता देंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वो हम काम करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर रैंक फाइंड करता हूँ, ठीक है ना। मैट्रिक्स सी की रैंक फाइंड करेंगे हम। तो सी हमारा है 1 1 1 6 1 2 3 एंड 14 और 1 4 7 30, ठीक है ना। तो इसकी रैंक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इचेलन फॉर्म आप जानते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में नीचे को क्या बनानी पड़ती है, नंबर ऑफ जीरो। वो सब हम जानते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वो सब डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। ओके, 1 1 1 6 मैंने बताया था फर्स्ट रो में नहीं बनाना जीरो, क्योंकि फिर हमें एक एक्स्ट्रा जीरो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जीरो बनाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पर जीरो बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर जीरो बनाएंगे, ठीक है ना। सो इंक्रीजिंग फॉर्म में बन जाएंगे जीरो। यहाँ पर जीरो बनानी है तो हम इसकी हेल्प लेंगे। मैंने बताया था कि जहाँ पर जीरो बनाना होता है तो उससे जस्ट ऊपर वाली रो की हेल्प लेना, ठीक है ना। तो ईजी पड़ता है। तो क्या करते हैं हम, R2 रो को लिख लेते हैं सीधा R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो ये सब्ट्रैक्ट करके इसमें से जो जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। ओके, ठीक है ना। और मैंने ये बताया था कि एक बार में एक ऑपरेशन ही लगाना, ठीक है ना, क्योंकि गलत होने के चांस रहते हैं। 1 1 1 6 0 1 2 8। ओके, अब बनाना है हमें यहाँ पर ज़ीरो। तो यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो देखो यहाँ से नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ज़ीरो है। तो यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो हम इसकी हेल्प से बनाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर नॉन ज़ीरो नंबर होता तो बना लेते हम इसकी हेल्प से। तो R3 को लिखेंगे हम R3 माइनस R1। ओके, तो यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, इसमें से इसको 3 हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा, 13 24 हो जाएगा। ओके, अब बस हमें यहाँ पर और ज़ीरो बनाना है, यहाँ ज़ीरो बन जाएगा, हमारा ये इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वन 1 1 6 0 1 2 8। ओके, तो कैसे यहाँ पर ज़ीरो बनाना है इसकी हेल्प से। तो 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ज़ीरो हो जाए, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके लिए 3 तो होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम कि R2 रो में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसे किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R3 में से। तो R3 को हम लिखेंगे R3 माइनस 3R2। ओके, तो यहाँ पर तो ज़ीरो में से ज़ीरो ही बचेगा, यहाँ 3 माइनस 3 हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ 3 6 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 ये 6 है यहाँ पर और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, 24 माइनस 24 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी रो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये अब चेक करो इसको इचेलन फॉर्म में होगा या नहीं। देखो इंक्रीजिंग फॉर्म में मैंने बताया था कि मैन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हो जाते हैं तो वो आपकी इचेलन फॉर्म बन जाती है। देखो प्रिंसिपल डायगोनल ये है हमारा, ये वाला, इससे सारे नीचे के एलिमेंट क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। तो ये हमारा इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। या फिर आप ये देख सकते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या बन जाए, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो आप जानती हो, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो है, इसमें 4 जीरो है, ठीक है ना। तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होगी। अब इसकी रैंक आप बता सकते हो मैट्रिक्स सी की कितनी, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं 1 2, ठीक है ना, 2 है ना। ये वाली जीरो रो है तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, केवल 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब रैंक ऑफ सी बराबर कितना आ गया, 2 आ गई, ठीक है ना। अब देखो मैंने बताया था कि रैंक ए की आप यहीं से बता सकते हो। देखो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए ही तो है ये वाला। अगर आपको सपोज इसको ए मैट्रिक्स को अलग से इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते तो इसकी ये फॉर्म आती है इचेलन फॉर्म, तो आपको अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बी को हटा देना, बी के अलावा जो बचेगा वो मैट्रिक्स ए की ही इचेलन फॉर्म होगी। तो यहाँ से आप क्लियर दे सकते हो ये मैट्रिक्स ए की इचेलन फॉर्म है, ए डैश में बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कितनी रैंक है, 2 रैंक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है। तो रैंक ऑफ ए भी हमारी क्या आ गई, 2 आ गई।
जब रैंक दोनों मैट्रिक्स की सेम आ जाती है, यानी रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए, तो उस केस में क्या होता है, सॉल्यूशन एग्जिट करता है, यानी उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो ये हमारा सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, अब देखो ये तो हमारा सॉल्यूशन हमने बता दिया, इसका सॉल्यूशन एग्जिट करेगा। ठीक है ना, लेकिन अब इससे भी आगे आप जा सकते हो कि सॉल्यूशन तो एग्जिट करेगा, लेकिन क्या वो इनफाइनाइट होगा या फिर यूनिक होगा। तो मैंने बताया था यदि रैंक किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल यानी n के बराबर हो जाती है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर नहीं होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 ही नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो रैंक हमारी क्या आई है 2, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी है, n इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, नॉट इक्वल आ रहा, तो इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। थोड़ा और आगे कर लिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड की हमें मोर देन 1 वैल्यू मिल जाएंगी जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है ना, उसका मीनिंग ये है। ओके, तो इस टाइप का एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, और सेकंड भी मैंने इंक्लूड कर दिया थोड़ा सा। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अब मैं जो कराने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर फर्स्ट चॉइस पर पूछा जाता है। ठीक है ना, मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि एक आपको इसमें एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं, इसमें एक वैल्यू को वो अननोन डाल देता है। ठीक है ना, उसकी किस वैल्यू के लिए पूछता है कि हम वो वैल्यू क्या लें। जैसे यहाँ पर इसने लैम्डा को डाला है अननोन, इसने इसमें पूछा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यानी नॉन होमोजीनियस, ये कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है ना, तो अब इसमें हम डायरेक्ट तो यहाँ से नहीं बता सकते कि लैम्डा की वैल्यू हम क्या लें। ठीक है ना, तो ध्यान रखना नॉन होमोजीनियस सिस्टम में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको एक काम तो करना ही पड़ता है, वो करना पड़ता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना और उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक मैट्रिक्स ए की फाइंड करना और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक फाइंड करना। ठीक है ना, तो ये काम तो करना ही पड़ता है, सारे क्वेश्चनों के आंसर इसी से दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स ए बनाएंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इचेलॉन फॉर्म में। ठीक है ना, तो वहाँ से हमारे रैंक के कॉन्सेप्ट से ये मालूम पड़ जाएगा कि लैम्डा की हम वैल्यू क्या लें जिससे कि ये कंसिस्टेंट हो जाए और यूनिक सॉल्यूशन रखे। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट मैं आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बनाकर दिखाता हूँ। अब तो आप बनाना जान गए होगे। ठीक है ना, कैसे बनाते हैं, 1 1 1। ओके, फर्स्ट रो से ले लो, सेकंड रो ये बन जाएगी 1 2 3 एंड थर्ड बन जाएगी 1 2 लैम्डा। ठीक है ना, इसकी लैम्डा की हमें वैल्यू बतानी है कि क्या लें जिससे कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन रखे। ठीक है ना, अब देखते हैं दूसरा मैट्रिक्स यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो ये तो आप जानते हो पूरा मैट्रिक्स ए लिखा जाता है इसमें 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा और ये कॉलम लिखा जाता है। ठीक है ना, 6 10 एंड 9। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स सी की और ए की रैंक फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स सी को केवल इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें मैट्रिक्स सी की भी रैंक मालूम पड़ जाएगी और मैट्रिक्स ए भी इसी के साथ कन्वर्ट हो जाता है इचेलॉन फॉर्म में। ठीक है ना, तो वो काम हम करते हैं। तो सी मैट्रिक्स यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है 1 1 1 6 1 2 3 10 एंड 1 2 लैम्डा 9। ठीक है ना, तो कन्वर्ट करते हैं इसको इचेलॉन फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा, हमें यहाँ बनाना पड़ेगा और यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, फर्स्ट यहाँ पर बनाते हैं। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 बनाना है तो ऊपर वाली रो की हेल्प लेंगे यानी R2 रो को लिखेंगे हम R2 माइनस R1। ठीक है ना, यहाँ पर 0 बनाना है तो इस रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसमें से, R2 में से, तो हमारा ये 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 1 3 2 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 1 2 लैम्डा एंड 9। ठीक है ना,
तो नेक्स्ट अब बनाते हैं 1160124, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा, तो हम किसकी R1 की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है ना। तो R3 को लिखेंगे हम R3 माइनस R1, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, लैम्डा माइनस 1 ये इतना ही रहेगा, लैम्डा माइनस 1, ठीक है ना। 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, ओके। अब हमारा एक और 0 बनाना है बस, उसके बाद हमारी इचेलन फॉर्म बन जाएगी 0 1 2 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 0 बनी, यहाँ पर ये और 0 बनाना है, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प ले लेंगे, यानी कि हम बनाएंगे R3 को करेंगे R3 माइनस R2, तो हमारा यहाँ पर 0 बन जाएगा 0 0, लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1, ओके। तो ये हमारा देखो कन्वर्ट हो गया किस में, इचेलन फॉर्म में। कैसे, देखो इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर ऑफ जीरो है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो, इसमें 2 जीरो, तो हमारा मैट्रिक्स सी किस में कन्वर्ट हो गया, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इचेलन फॉर्म में, यानी हम उसकी रैंक बता सकते हैं। साथ में हमारा मैट्रिक्स ए भी कन्वर्ट हो गया किस में, इचेलन फॉर्म में, ठीक है ना। तो इससे ये लेफ्ट साइड वाला ये पूरा मैट्रिक्स ए की इचेलन फॉर्म है, ये वाली ये पूरे मैट्रिक्स सी की इचेलन फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, जिससे हम बताते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, रैंक के अकॉर्डिंग निकलेगा। उसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि कंसिस्टेंट कब होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए आप जानते हो इन जनरल क्या होता है, कंसिस्टेंट के लिए होना चाहिए रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए। इज इट क्लियर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के बराबर होती है कंसिस्टेंट के लिए। तो वही हम देखते हैं। तो रैंक ऑफ सी क्या है, यहाँ से देखो 3 है। कैसे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें 3, 1 2 3, ठीक है ना। तो रैंक ऑफ सी तो हमें मालूम पड़ेगी 3। अब इस सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाने के लिए मैट्रिक्स ए की रैंक भी हमें कितनी चाहिए, 3 ही चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करेगी लैम्डा की वैल्यू पर। देखो ये मैट्रिक्स ए की इचेलन फॉर्म है, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो यहाँ पर लैम्डा -3 यानी 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उस केस में मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो कि 3 के नॉट इक्वल होगी, यानी हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, यानी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, उस सिस्टम को कंसिस्टेंट बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, यानी लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं है, उसके अलावा आप कुछ भी रियल नंबर ले लो, तो ये वाला सिस्टम हमारा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। अब हमारे इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखो ए की 3 होगी इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ गया, रैंक ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आप जानते हो कि रैंक किसके इक्वल हो जानी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के। नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं, 3 वेरिएबल है, रैंक भी हमारी कितनी है 3। तो इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कितनी है 3 है, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 के बराबर। तो ये क्या इम्प्लाइज कर देगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो गिवन नॉन होमोजीनियस सिस्टम था, ये लैम्डा की वैल्यू 3 अगर आप नहीं लेते हो तो ये कंसिस्टेंट भी होगा, और कंसिस्टेंट में इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से एक अननोन डाल देता है आपके सिस्टम में, और उसकी वैल्यू के लिए पूछता है कि आपका सिस्टम कैसे कैसे सॉल्यूशन रखेगा, ठीक है ना। वो आपको देखने पड़ेंगे, और उसके आंसर कैसे दिए जाते हैं, रैंक से। तो फर्स्ट काम आपको यही करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स सी को, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इचेलन फॉर्म में। फिर वहाँ पे अपने रैंक वाले कॉन्सेप्ट लगा लेना, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन पूछें उसके अकॉर्डिंग, और आप आसानी से आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ओके।
तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर ये हमारा लास्ट टाइप था, ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। जब भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसी टाइप का क्वेश्चन मोस्टली वो देता है, ठीक है ना। कभी कभी क्या करता है कि इसमें दो भी अननोन डाल देता है, एक तो इसमें डाल देगा, एक इधर डाल देता है, फिर वही पूछता है कि उसकी किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिट करेगा तो यूनिक कब होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो वो सारे क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं इचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी कि रैंक से। बस आपको वही करना होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा लेसन यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।